derive an expression for time period of simple pendulum. Derive an expression for time period of simple pendulum. अभी तक हमने SHM देखा था, यहां पेंडुलम का ऑसिलेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ पेंडुलम, मान लीजिए इस पेंडुलम का मास m है, द मास ऑफ पेंडुलम इज m, और जो इफेक्टिव डिस्टेंस है इसको आप y या x कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? इसके सेंटर ऑफ मास से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। लास्ट बेटा समझ में आ रहा है? yes, सर। इफेक्टिव डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? सेंटर ऑफ मास से। SHM नहीं कि मैं मीन पोजीशन बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से। इफेक्टिव डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ मास से यहां तक आप मेजर करेंगे, ठीक है। एट दिस मोमेंट दिस पेंडुलम, या इसको बोला जाता है बॉब ऑफ पेंडुलम या बॉल ऑफ पेंडुलम, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स अभी इससे मोशन नहीं है, क्योंकि किस पे है? इक्विलिब्रियम पर है। नाउ किसी ने इसको डिस्प्लेस किया और ये वाली बॉल यहां पर आ गई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है। हमें मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं बल्कि हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। जब बॉल यहां पर था तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा और ऊपर कौन सा लगेगा? टी। टेंशन नॉर्मल कहां से लगेगा? टेंशन स्ट्रिंग है ना जो खींच के रखेगा उसके ऊपर। ये फोर्स नीचे लग रहा है और स्ट्रिंग पर ही के थ्रू वाला फोर्स ऊपर लग रहा है। ये स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस फोर्स इज टेंशन, दिस फोर्स इज इक्विलिब्रियम में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं। लेकिन जैसे ही यहां से यहां तक पहुंचा, अच्छा इफेक्टिव लेंथ को L ले लो, डिस्प्लेसमेंट को X ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेंथ फॉर L फॉर लेंथ हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेस हुआ यहां से लेके यहां तक। इस केस में mg का डायरेक्शन क्या होगा? अभी भी नीचे होगा, लेकिन टेंशन का डायरेक्शन तो ये होगा। क्या अब ये इक्विलिब्रियम पर है? अब इक्विलिब्रियम पर नहीं है, जैसा दिखाई दे रहा है आपको। सपोज ये जो डिस्प्लेस हुआ था ये थीटा हुआ है, ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना होगा? mg, और ये क्या होगा? t। कोई डाउट यहां तक? जब कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती बल्कि इंक्लाइन होती है, तो क्या हम उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लेते हैं? क्या हम उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लेते हैं? तो इस केस में यहां पर भी आपको दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एग्री? किसके अपोजिट आपको निकालना है? इसके अपोजिट। तो एक ले लेते हैं इसके डायरेक्शन पे ऐसे, दिस वन, और एक ले लेते हैं इसका परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? बेटा ये वाली चीज है ना, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? ये थीटा होगा। इस केस में mg के दो कंपोनेंट बना रहे हैं, फोर्स mg के थीटा के साइड में mg cos थीटा, और इसके अपोजिट साइड में कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था, जो आपने पढ़ा वही था। अब यहां पे देखिए दो फोर्स लग रही है, टेंशन के
टेंशन के अपोजिट कौन सा फोर्स काम कर रहा है? यस, यो विंडो के पास तो बैठे हो बेटा, यो टेंशन के अपोजिट कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है बताएं? टेंशन के अपोजिट कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? इस सिचुएशन में टेंशन है ना, इसके अपोजिट कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? पूरी क्लास बता सकती है? mg cos थीटा इसका अपोजिट है, तो इट मीन्स mg cos थीटा और t बैलेंस में है। इसी प्रकार से ये जो फोर्स इसको लेकर के वापस जा रहा है पुरानी कंडीशन में, क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है? mg sin थीटा। ये चीज क्लियर हो रही? जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? mg sin थीटा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रहा है। कि नहीं, सेंटर की तरफ नहीं बोल सकते, मीन पोजीशन की तरफ, सेंटर की तरफ ये लग रहा है। इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन, टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स और mg sin थीटा इज रिस्टोरिंग फोर्स। क्या ये डेफिनेशन एकदम क्लियर है? 100%। तो इस डायग्राम को पहले क्लियरली नोट करें, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। देखें, ये टेंशन इधर लग रहा है और mg cos थीटा उसके अपोजिट लग रहा है, मतलब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? T माइनस mg cos थीटा, तब तो बैलेंस होगा, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, उसका जो डिफरेंस होगा वही तो एक्चुअल फोर्स होगा। गॉट इट? तो ये जो T माइनस mg cos थीटा एक्चुअली क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस पूरे के पूरे सेटअप में माना जा रहा है कि जो ये स्ट्रिंग है जिससे कनेक्ट किया गया है, ये परफेक्ट इलास्टिक है, साथ में इसका ये वेटलेस है, इसका कोई वेट नहीं है। मतलब ये आइडियल कंडीशन की बात है, एक्चुअली ऐसा कुछ आपको नहीं मिल सकता। हम आइडियल कंडीशन में मान लेते हैं कि जिससे हमने इस पेंडुलम को लटकाया है, ये वायर वेटलेस है और परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब प्रेशर की वजह से फैलेगा नहीं और इसका खुद का कोई वेट नहीं है। जो भी वेट है केवल इस बॉब का है, ऐसा मान लेते हैं। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा होना? तो प्रैक्टिकली एक्चुअली बहुत ही पतला सा एक धागा या स्ट्रिंग लिया जाता है जो ऑलमोस्ट वेटलेस होता है। ठीक है, तो यहां पर जब ये मोशन कर रहा है, इस वक्त सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कितना होगा? mv स्क्वायर अपॉन l। यहां पे v इज अ वेलोसिटी, लेकिन एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है? तो यदि एक्सट्रीम पर पहुंच गया है तो इस केस में v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, या वी कैन से t इक्वल्स टू ये चीज क्लियर हुई सबको? किस कॉन्सेप्ट से लिया? सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब जो स्ट्रिंग पे टेंशन है इसको आपने ले लिया, स्ट्रिंग पे जो टेंशन था इसे बैलेंस कर रहा था mg cos थीटा, लेकिन एक फोर्स और लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड्स द मीन। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस डेराइवेशन में दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक रिस्टोरिंग फोर्स का। यहां तक कंफर्म सबको? चलिए इसके बाद अब लेते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या इसके mg sin थीटा किसके इक्वल होगा? द रिस्टोरिंग फोर्स इसके दो कंपोनेंट हम बना रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है?
आराम से देखिए और आंसर दें। रिस्टोरिंग फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? mg sin थीटा इज वेरी गुड, और लिख दें mg sin थीटा और mg cos थीटा। इस केस में इफेक्टिव कौन सा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा? डायग्राम देख के बताओ। साइन थीटा होगा, वो फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, मतलब इफेक्टिव नहीं होगा, राइट? इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको मैं किसी भी नाम से बोल दूं, सब उसका नाम देते हैं अपन आर एफ। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के बताना, क्लास इन्वॉल्व करे पूरा। वाई? क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो फोर्स इधर लगता है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द साइन नेगेटिव। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया, आपने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला। यहां माइनस क्यों लिया, सबको क्लियर है? अगर इस थीटा में स्मॉल चेंज हो, मतलब कि ये जो डायग्राम है ऐसा ना हो कि ऐसा होता, ये पेंडुलम है और इसमें इतना सा मोमेंट होता तो थीटा बहुत छोटा होता। अगर थीटा बहुत छोटा होता तो साइन थीटा और थीटा में डिफरेंस नेग्लिजिबल होता। तो इन द केस ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस केस में हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल मान सकते हैं। इस केस में हम साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा। तो साइन कहां गया? देवांश बताओ जल्दी। थीटा से साइन थीटा की जगह थीटा क्यों लिखा बताइए? अच्छा, आप गौर करिएगा, क्लास में पिक कर लेता हूं कि कौन नहीं पढ़ रहा है, जिससे पूछता हूं आंसर नहीं देता। हाँ आकाश, वेरी गुड। बहुत कम डिस्प्लेस होने से थीटा की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जरा सोचे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ। क्यों? देखें, ये थीटा है, अगर ये साइन थीटा होता, ये सामने वाला उसका क्या होता? थीटा के सामने क्या होता? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी? x। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा 90 का एंगल यहां पे बन रहा, ये हाइपोटेनियस क्या हो गया? x अपॉन l। मतलब थीटा किससे रिप्लेस हो सकता है? क्लियर है यहां तक? यहां पे x क्या है? किसका डिस्प्लेसमेंट? पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। l क्या है? लेंथ। किसकी लेंथ? पेंडुलम के स्ट्रिंग के लेंथ। पेंडुलम जिससे लटका हुआ है उस स्ट्रिंग की लेंथ। l इज द लेंथ ऑफ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कहां से नापते हैं? इसके सेंटर से लेके यहां तक का इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। प्रॉपर बोलना सीखे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और x इज अ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एकदम क्लियर यहां तक? नाउ ये वाला इक्वेशन याद रखना, मैं बाकी का मिटा रहा हूं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे जब मैं नहीं, नॉर्मली एकदम जनरल इक्वेशन क्या है? अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन याद नहीं आ रहा। फोर्स इक्वल्स टू
एम है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। बेटा ये जो यहां पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स है। इससे आप इससे भी निकाल सकते हैं इसका मास और एक्सेलरेशन। मतलब कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है आर एफ इक्वल्स हो जाएगा एम इंटू सिंबल क्या ले लें, यहां पे हमने एफ लेके चला था यूनिट में। एफ इज एक्सेलरेशन इन एस एच एम। एस एच एम में एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया था? स्मॉल एफ से। ये रहा सेकंड इक्वेशन। क्या इन दोनों को रिलेट किया जा सकता है? क्या हो जाएगा बोलो? एम इंटू एफ इक्वल्स टू माइनस एम से एम, एफ इक्वल्स टू आपका डेराइवेशन का हेडिंग क्या था? आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, आपने निकाल लिया, नोट कर लें। एफ इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्या जी कांस्टेंट है? क्या जी कांस्टेंट है इस एग्जाम्पल में? क्या जी कांस्टेंट है? क्या लेंथ कांस्टेंट है? पेंडुलम की लेंथ थोड़ी बदल रही है। तो इस केस में ऐसा भी तो लिख सकता हूं एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, लेकिन अपन इसको ऐसे बोले द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज नेगेटिव। क्यों? देखें जरा, जैसे जैसे दूर जाएगा फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा? इंक्रीज होगा ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, लेकिन टुवर्ड्स मीन तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नोट कर लें। चलिए अगला कैलकुलेट करेंगे। बेटा दोनों रिलेशन न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। हमने यहां पे ये जो इक्वेशन निकाला था इससे देखो, इससे निकला हुआ है x बाई एफ। समझ रहे हो आप? ये वाली चीज यहां गई और ये टर्म इधर आ गई, इसलिए रिवर्स हो गई। एल फॉर लेंथ, ये वाला देखें। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में दिख रहा है कि लेंथ आपके पास है, जी आपको पता ऑलरेडी रहता है, तो उस केस में आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ के बेस पे टी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो भी आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पेंडुलम के टाइम पर कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं? नेक्स्ट हेडिंग पुट करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
हम जो कुछ भी डिस्कशन करेंगे इन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पे होगा। इसके आधार पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं ना टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। एग्री बेटा? देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, रूट एल है तो बचाओ। तो टाइम पीरियड, यहां टेंशन नहीं है, क्या है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। एल इज लेंथ। तो लेंथ को यदि कम ज्यादा करते हैं, यदि क्वेश्चन ने ऐसा दिया आपको कि इसकी लेंथ इतनी कर दी, हमने इसकी लेंथ इतनी कर दी, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रिलेशन समझ में आ रहा हूं? तो इसको आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, ऑन इफेक्टिंग लेंथ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। क्या इस पर पेंडुलम के टाइम पीरियड पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई असर पड़ेगा? सोच के बताएं। ये दोनों के आधार पे बोलना है, दो बोलना है आपको। ये पहला फैक्टर मैंने आपको दे दिया, ये मैं यहां लाइन से लिख देता हूं। फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको दे दिया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। माय सेकंड क्वेश्चन इज टाइम पीरियड पर एक्सेलरेशन का, टाइम पीरियड पर एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्शन। टाइम पीरियड पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? फॉर्मूला देख के बताएं। अच्छा मुझे बताओ, इस पेंडुलम के केस में 2 पाई कांस्टेंट है, अगर मैं स्ट्रिंग चेंज ना करूं तो एल कांस्टेंट है, तो बच गया जी। तो क्या हो गया बोलो? टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? इनवर्सली। क्या बोलेंगे? बोलेंगे टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं आया समझ में सभी को? हाँ बेटा, किसको नहीं आया प्लीज? हाँ देखो, अगर मैं पेंडुलम की लेंथ चेंज ना करूं, इफेक्टिव लेंथ चेंज ना करूं, मतलब जो धागे से बांधा था उतना ही लंबा रहने दें, अपने आप तो चेंज होगा नहीं हो। इस केस में 2 पाई कांस्टेंट है, ये किसी पर्टिकुलर स्पॉट के लिए जी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, सॉरी एल भी कांस्टेंट हो गया, 2 पाई भी कांस्टेंट हो गया। इस बार हम जी पे फोकस कर रहे हैं, तो इनको अगर कांस्टेंट मान ले तो क्या हो जाएगा? टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जी का रूट। तो अब इसको आप डिस्क्रिप्टिव क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया? और किस पे असर पड़ेगा? अब एक बात आप इमेजिन करें, यहां से एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसमें बहुत से क्वेश्चन आपको करने हैं। यहां तक नोट किया सबने? अब अपन क्या इस पे 2 को रहने देते हैं। मान लीजिए आप एक लिफ्ट पर हैं और लिफ्ट में आपके पास पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है। आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट में पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। आपके पास 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, जब आप ऊपर जा रहे हो और लिफ्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही हो, आप ऊपर जा रहे हो और एक्सेलरेशन हो रहा हो, समझ में आ रहा है? या फिर आप नीचे जा रहे हो और स्पीड कम हो रही हो, रिटार्डेशन हो रहा हो। दो सिचुएशन समझ में आई? जब आपके लिफ्ट ऊपर जा रही है और साथ में लिफ्ट की स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ? पॉजिटिव। वेलोसिटी या स्पीड का बढ़ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन। या आप नीचे आ रहे हो और स्पीड क्या हो रही हो? कम हो रही हो। 2 सिचुएशन हो गई। आप तीसरी और चौथी सिचुएशन और एक देख रहे हैं। आप ऊपर जा रहे हो और स्पीड कम हो रही हो, मतलब लिफ्ट रुकने जा रही हो। स्पीड बढ़ती होगी, स्पीड जाती है, फिर स्पीड लिफ्ट रुकने के लिए स्पीड कम करती है धीरे धीरे, मतलब आप ऊपर जा रहे हैं और रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही? या एक सिचुएशन हो सकती है जब आप नीचे जा रहे हैं, यहां रिटार्डेशन रख लो, यहां पॉजिटिव कर लो, आप नीचे जा रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है। 4 सिचुएशन समझ में आ रही? लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है,
लिफ्ट ऊपर जा रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, लिफ्ट नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, लिफ्ट नीचे आ रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। इन चारों केसेस में जो इफेक्टिव जी है उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो उस केस में जो है फॉर्मूला है आपका, इसमें जी को, इस इफेक्ट को कैलकुलेट करने पर ही हम सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूं, शायद नोट्स में आएगा लेकिन फिर भी अभी नोट कर लेना, और थोड़ा भी डाउट होता है मुझसे पूछ लेना। लिखो पॉइंट नंबर 1, नंबर 1, when lift is moving upward, when lift is moving upward with acceleration, when lift is moving upward with acceleration, or lift is moving downward, or lift is moving downward with retardation A, small a, with retardation small a, then time period of a simple pendulum, then time period of simple pendulum inside the lift, underline कर लेना inside the lift को, time period of simple pendulum inside the lift t equals to 2 pi root L upon G plus A, t equals to 2 pi root L upon G plus A। सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन दे रहे हैं, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, और मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन, मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन। देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा, डायग्राम के साथ नोट कर लो, ठीक है, थ्योरी में नहीं आएगा तो डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। इज इट क्लियर? तो दोनों ही सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला लगेगा। इस केस में जी के साथ ए जो है वो सम हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, when the lift is moving downward, when the lift is moving downward with acceleration A, lift is moving downward with acceleration A, or lift moving upward, acceleration small a, or lift moving upward with retardation A, then the time period of simple pendulum, then the time period of simple pendulum। क्या आप गैस कर सकते हैं क्या होगा फॉर्मूला? T equals to इट्स ओके, आप यहां ध्यान दो। आई नो पोटेंसी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आंसर कैसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, डोंट एक्सप्लेन।